Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? कुछ समझ नहीं आया? अच्छा चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारे दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 9 है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और चैप्टर 10 है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसमें ये चैप्टर भी छोटे छोटे हैं और इसमें से कुछ कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं। ठीक है, तो आप ये ना समझिएगा कि कोई हम जल्दी जल्दी जो है वो स्पीड में काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो मैंने असेस किया है कि इस कंसेप्ट को कितनी देर में हम कंप्लीट कर सकते हैं, इसको कितनी देर में। तो जो रीजनेबल हमारी रेगुलर स्पीड है उसके मुताबिक ये कंसेप्ट आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। लेक्चर एंड पे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को डील कर रहा है चैप्टर 9, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स को डील कर रहा है चैप्टर 10। पहले देखते हैं चैप्टर 9 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें हमने तीन कंसेप्ट स्टडी करने हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में। एक, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। फिर हम स्टडी करेंगे रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का रूल क्या है। और नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम डिफरेंस, कि क्या फर्क है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का वेजिंग एग्रीमेंट के साथ, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। वेजिंग एग्रीमेंट में भी होता था अगर ये ऐसे हुआ तो फिर ऐसे होगा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता है कि अगर ऐसे होगा तो फिर ऐसे होगा। तो फर्क क्या हुआ फिर दोनों में, ये स्टडी करेंगे। पहले कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, किसकी? कहता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, ये कुछ काम किया जाएगा कब? इफ सबसे अहम लफ्ज इफ। अगर एन इवेंट, कोई इवेंट कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो इवेंट क्या है? कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट है, मेन इवेंट नहीं है। एक होता है मेन इवेंट, एक होता है कोलैटरल टू द इवेंट। ठीक है, अगर तुम रेस में अव्वल आए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, इसमें इनाम देना मेन इवेंट है। कोलैटरल क्या है? रेस में अव्वल आना। ठीक है, अगर मेरा जहाज चाइना से जब आ जाएगा, अगर जहाज चाइना से आया, मैं उस वक्त तुम्हें 10 लाख की पेमेंट करूंगा। इसमें मेन इवेंट क्या है? 10 लाख की। कोलैटरल इवेंट क्या है? चाइना से जहाज का आना। तो कहता है ये है कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, कि कुछ उस वक्त किया जाएगा, 10 लाख रुपया उस वक्त दिया जाएगा। कब? इफ एन इवेंट, अगर कोई इवेंट जो कि कोलैटरल है, मेन नहीं है, कोलैटरल है, हैपेंस और डज नॉट हैपन, हैपेंस और डज नॉट हैपन। कोई कोलैटरल इवेंट होता है या नहीं होता? दो एग्जांपल, एक हैपेंस की भी एग्जांपल ले ले, एक डज नॉट हैपन की भी एग्जांपल। मैंने जो आपसे कहा कि अगर चाइना से जहाज वापस आया, जब वापस आएगा आपको 10 लाख रुपया अदा करूंगा, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें मेन इवेंट क्या है? 10 लाख की पेमेंट करने। कोलैटरल क्या है? जहाज का आना। ठीक है, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई इवेंट हैपन होने पे है कि नॉट हैपन होने पे? हैपन होने पे। ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्ट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। दूसरी एग्जांपल सुने, अगर मेरे वालिद ने ए बी को कह रहा है, अगर मेरे वालिद ने मेरी शादी ना की तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मेन इवेंट क्या है? ए बी से शादी कर, मेन इवेंट। कोलैटरल इवेंट क्या है? वालिद साहब का शादी ना करवाना। लेकिन ये है हैपनिंग के ऊपर के नॉट हैपनिंग के ऊपर? नॉट हैपनिंग के ऊपर। तो इसका मतलब है जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो हैपनिंग के ऊपर भी हो सकता है और कंटीजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग के ऊपर भी हो सकता है। हैपनिंग पे भी और नॉन हैपनिंग पे भी। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पे बेस कर सकता है? हैपनिंग ऑफ इवेंट पे भी, नॉन हैपनिंग पे भी। समझ आ गया? कहता है इसके तीन एसेंशियल्स हैं। पहली चीज कि इवेंट जो होगा ना हमारा मेन, ये कॉन्ट्रैक्ट ये डिपेंड कर रहा है किसी ना किसी फ्यूचर इवेंट पे, डिपेंड कर रहा है फ्यूचर इवेंट पे। जिस पे डिपेंड कर रहा है वो इवेंट कोलैटरल होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए और अनसर्टन होना चाहिए, अनसर्टन होना चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंट हो फ्यूचर इवेंट पे, इवेंट कोलैटरल हो, अनसर्टन हो। एग्जांपल्स क्या है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी।
भाई साबित कीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ये होता है ना, अगर आपकी फैक्ट्री को आग लगी तो हम आपको नुकसान हर्जाना अदा करेंगे, जितना भी नुकसान हुआ वो आपको पे करेंगे। मेन इवेंट पे करना, कोलैटरल इवेंट आग लगना। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, भाई आग लगेगी तो पैसे मिलेंगे वरना थोड़ी मिलेंगे। अगर आप मर गए तो आपके घर वालों को इंश्योरेंस की रकम अदा कर दी जाएगी। मेन इवेंट क्या, इंश्योरेंस की रकम अदा करना। कोलैटरल इवेंट क्या है, मर जाओ, अनसर्टन है, सर्टन थोड़ी कब मरेगा बंदा, मर तो वैसे जाना ही है कभी ना कभी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी कंटीजेंट है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या, अगर ए को सेल कर दे, अगर इसने पैसे अदा ना किए मैं अदा करूंगा। याद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में यही करते हैं। ये भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया, अगर ये चीज हुई या ना हुई तो फिर ये चीज होगी, ये कंटीजेंट नॉर्मली इफ के साथ आते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया, एग्जाम्पल भी, कोई इश्यू तो नहीं। आगे अनसर्टन का मतलब है अभी पक्का नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। पक्का नहीं है जहाज चाइना से आएगा कि नहीं आएगा, पक्का नहीं है वाले साहब शादी कर देंगे कि नहीं करा देंगे, ठीक है, पक्का नहीं है, अनसर्टन। कहता है रूल्स क्या है रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। किसके रूल्स, रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कहता है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अगर कॉन्ट्रैक्ट है कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट तो रूल कुछ और है। अगर कॉन्ट्रैक्ट है कंटीजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट तो रूल कुछ और है। रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कि हैपनिंग पे है कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन हैपनिंग पे हुआ। फिर दो छोटी सी एग्जांपल्स हैं, इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे। कंटीजेंट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो कंटीजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट, वो तो सीधा ही बिल्कुल, वो तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट। कंटीजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पर्सन, ये एक सिचुएशन को सामने रख के लीगल प्रोविजन बनाई गई है, वो सिचुएशन भी डिस्कस करते हैं। पहले रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पहला रूल क्या, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट पे, किस पे, हैपनिंग ऑफ इवेंट। एग्जांपल में क्या रखनी है, चाइना से जहाज आया तो 10 लाख दूंगा, ये एग्जांपल। रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जब रूल पढ़ेंगे हम कि कंटीजेंट है हैपनिंग पे, तो जेहन में एग्जांपल क्या रखनी है, जहाज चाइना से वापस आएगा तो आपको पैसे अदा करूंगा। या तो टाइम फिक्स किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में या टाइम फिक्स नहीं किया जाएगा। या टाइम फिक्स किया, अगर मैं टाइम फिक्स नहीं करता, मैं कहता हूं जब जहाज आएगा चाइना से तब आपको 10 लाख अदा करूंगा, वो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा, जब जहाज आएगा। व्हेन इवेंट हैपेंस, ये कब इन्फोर्सेबल होगा, वो बंदा मेरे से 10 लाख रुपया कब मांग सकता है, जब जहाज आ जाएगा कराची में, वरना। और कब ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, वाइड कब होगा, अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए। यानी इवेंट कब इम्पॉसिबल होगा, जब जहाज डूब जाएगा। जहाज रास्ते में है, डूबा नहीं, इसको हम ये नहीं कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, इन एग्जिस्टेंस है। वाइड का मतलब है कि अब इन्फोर्स हो ही नहीं सकता। वो कब होगा, जब जहाज डूब जाएगा। जहाज डूब गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इवेंट क्या हो गया, इम्पॉसिबल। अब क्या, जिस इवेंट के होने पे पैसे देने थे वो इवेंट इम्पॉसिबल, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट हो अपॉन हैपनिंग पे तो फिर रूल क्या है, अगर टाइम फिक्स किया है तो इन्फोर्सेबल कब होगा, जब इवेंट हैपन हो जाएगा, यानी जहाज कराची आ जाएगा। वाइड कब होगा, जब इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, जहाज डूब जाएगा। ये बात समझ आती, ठीक लगा दूं। अगर टाइम फिक्स किया गया है, यानी अब कॉन्ट्रैक्ट सुने, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा अगर 1 महीने के अंदर अंदर जहाज चाइना से आ गया। टाइम फिक्स, देखिए कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन वही है, सिर्फ टाइम मैंने ऐड कर दिया। अब क्या रूल लगेगा, कहता है अगर टाइम फिक्स हो जाए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा कब, व्हेन इवेंट हैपेंस। लेकिन अब क्या, अब टाइम ऐड है, अब उसने कहा विद इन टाइम, व्हेन इवेंट हैपेंस, क्योंकि टाइम ऐड किया गया है इसलिए विद इन टाइम भी ऐड हो गया हमारी परफॉर्मेंस के रूल में। यानी अब 10 लाख कब अदा करना है, जब जहाज 1 महीने के अंदर अंदर आ जाए। और कब ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, जब जहाज 1 महीने के अंदर ना आए या हफ्ते के बाद ही डूब जाए। हफ्ते के बाद ही डूब गया, अब हफ्ते के बाद ही डूब गया तो हफ्ते बाद ही वाइड हो गया। ये बात समझ आई आपको। अगर फर्ज कीजिए आज एग्रीमेंट हुआ, जहाज महीने के अंदर अंदर आ गया,
अगर जहाज चल रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है कि वॉइड होगा, ये डिपेंड करेगा महीने पे। महीने से पहले पहले आ गया इन्फोर्सेबल, महीने तक नहीं आया, और अगर 2-4 दिन के बाद ही जहाज डूब जाए तो जिस दिन डूबा उसी वक्त वॉइड, महीने एंड का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तो इम्पॉसिबल हो गया ना, इम्पॉसिबल हो गया तो जिस वक्त इम्पॉसिबल हो गया उसी वक्त वॉइड। कुछ को समझ आया? नहीं समझ आया, दोबारा से। अच्छा आ गया। अगली एग्जांपल थोड़ी टेक्निकल है। हैपनिंग में थोड़ा सीधा तरीके से सोचना पड़ता है, नॉन हैपनिंग में थोड़ा उल्टे तरीके से सोचना पड़ता है। हैपनिंग की पहले मजीद क्लियर कर लें, फिर हम ये ना कि सर ने जल्दी जल्दी करवा दिया। नहीं, दोबारा से करते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो डिपेंड करता है किसी फ्यूचर अनसर्टन कोलैटरल इवेंट पे। वो कोई हैपनिंग का भी हो सकता है, वो नॉन हैपनिंग का भी हो सकता है। आज के लेक्चर में सबसे टेक्निकल बात यही है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की। इसके बाद सारी चीजें सीधी सीधी। हैपनिंग में क्या एग्जांपल ध्यान में रखनी है हमने? जहाज चाइना से आएगा तो आपको 10 लाख रुपए दूंगा। कहते हैं हैपनिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। रूल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? डिपेंड करता है आपने टाइम फिक्स किया या नहीं किया। टाइम फिक्स किया या, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं किया तो रूल में भी टाइम का जिक्र नहीं आएगा। टाइम फिक्स किया तो रूल में भी टाइम का जिक्र आएगा। अगर टाइम फिक्स नहीं किया, यानी हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब जहाज चाइना से आएगा 10 लाख रुपया देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल है? जब भी जहाज आ जाएगा चाइना से। और कब वाइड हो जाएगा? जब जहाज का आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर टाइम फिक्स किया गया है कि 1 महीने के अंदर जहाज आया तो ये 10 लाख रुपया दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब होगा? जब इवेंट हैपन हो जाए विद इन टाइम, विद इन टाइम हो। और कब वाइड होगा? जब विद इन टाइम इवेंट हैपन नहीं हुआ या इम्पॉसिबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वाइड। इतनी बात समझ आई? चलिए, पहले याद करते हुए आपने टाइम नॉट फिक्स को याद करना है, फिर टाइम फिक्स को याद करना। पहले हैपनिंग को याद करना है, फिर नॉन हैपनिंग को। पहले सीधा कंसेप्ट बनेगा, फिर आगे उसके ऊपर थोड़ा सा एडवांस बिल्ड हो सकता है। पहले मुश्किल करके फिर आसान की तरफ नहीं, आसान से आगे चलें। कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग भी हो सकता है। इसके क्या एग्जांपल ध्यान में रखनी है? ए ने बी से कहा मैं तुमसे शादी करूंगा अगर मेरे वालिद ने मेरी शादी किसी और जगह ना कर दी। ये है कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग। अगर उन्होंने ना की तो फिर मैं करूंगा। इसमें भी दो ऑप्शन, क्या भला? टाइम फिक्स किया है या टाइम फिक्स नहीं किया। पहले सिंपल एग्जांपल, टाइम फिक्स नहीं किया, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा? जी, जब शादी, जब वालिदैन, जब नॉन हैपनिंग वाला इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब होगा? जब इवेंट इम्पॉसिबल था। यहां देखें, नेगेटिव सोचना है। अगर फादर जिंदा है तो जब तक जिंदा, मिसाल समझाने के लिए बता रहा हूं, कंसेप्ट समझाने के लिए, तो जब तक जिंदा है जबरदस्ती शादी कर सकता है। तो इसका मतलब है अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है अपॉन नॉन हैपनिंग कि कोई इवेंट नहीं होगा तो फिर शादी करूंगा, तो इसका मतलब है शादी के इन्फोर्सेबल कब है? जब वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए। क्योंकि जब तक वो इवेंट इम्पॉसिबल नहीं होगा वो हैपन हो सकता है। मुश्किल कंसेप्ट है। अच्छा, अगर टाइम फिक्स कर दिया, अगर टाइम फिक्स कर दिया कि 25 साल तक अगर मेरे फादर ने मेरी शादी ना की जबरदस्ती तो फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। 25 साल तो नौकरी लग जाएगी ना इसकी, तो वो बलादा भी हो सकता है 25 साल तक। अब बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा? When event does not happen within time, जब 25 साल तक इवेंट हैपन नहीं होता या becomes impossible, या उसका हैपन होना इम्पॉसिबल हो जाए। फादर खुदा ना वास्ता फादर की डेथ हो जाए, अब जाहिर है वो जबरदस्ती नहीं कर सकते। भाई ये बात समझ आई? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है दो तरह के। कंटीजेंट एग्जांपल थोड़ी समझ, एग्जांपल चेंज करके भी देखते हैं। फर्ज कीजिए इंश्योरेंस वालों ने कहा अगर आपका जहाज, इधर भी इंश्योरेंस वाली जहाज वाली एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका जहाज वापस नहीं आता, कराची नहीं आता, इंश्योरेंस वालों ने कहा इंश्योरेंस वाले ना आने पे पैसे देंगे हमें। अगर आपका जहाज 1 महीने तक नहीं आता तो हम आपको 50 लाख रुपया देंगे। अगर आपका जहाज वापस, अब यहां पे देखा जाएगा ये नॉन हैपनिंग पे है, जहाज के ना आने पे है।
अब यहां पे देखा जाएगा टाइम फिक्स किया, अगर टाइम फिक्स नहीं किया इंश्योरेंस वाले महीने बाद पैसे दे देंगे, कहेंगे भैया एग्रीमेंट क्या है, अगर आपका जहाज वापस नहीं आया फिर आपको 50 लाख देंगे। जहाज साल बाद भी आ जाता है ना, हम इंतजार करेंगे, साल बाद भी आया तो हमने पैसे क्यों नहीं देने। ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा, जब इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी कब डूब जाएगा, तब भी हम इंश्योरेंस वालों से पैसे मांग सकते हैं, वरना नहीं मांग सकते, क्योंकि रास्ते में है ना, चाहे चूंटी की रफ्तार से आ रहा है, वो आ तो रहा है ना, किसी भी वक्त क़यामत टाइम फिक्स नहीं किया तो क़यामत तक, क़यामत से 2 दिन पहले भी आ जाए तो इवेंट हैपन हो गया, टाइम फिक्स नहीं हुआ। अगर तो दज्जाल ने हमारे जहाज पे आना है, टाइम फिक्स कर दिया। अगर इंश्योरेंस वालों के साथ एग्रीमेंट ये हुआ कि 1 महीने के अंदर अगर जहाज वापस ना आया तो फिर इंश्योरेंस वाले हमें 50 लाख अदा करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल है, जब 1 महीने में जहाज ना आए, व्हेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन टाइम, या 1 महीने से पहले ही जहाज डूब जाए। इसका मतलब है हफ्ते बाद जहाज डूब गया, अब हम इंश्योरेंस कंपनी वालों से क्लेम करने के लिए महीना खत्म होने का इंतजार नहीं करना उसी वक्त, क्योंकि अब इम्पॉसिबल हो गया, अब कंफर्म 1 महीने में जहाज नहीं आएगा। कुछ समझ आया आपको? ये था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट में हमने क्या एग्जांपल रखनी है कि सेलर बायर एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि जब जहाज आएगा मैं तुम्हें 10 लाख अदा करूंगा। नॉन हैपनिंग में कौन सी एग्जांपल, कि हमारा इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ एग्रीमेंट है कि अगर जहाज ना आया तो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें देंगे, क्योंकि वो कारोबार ट्रेडर को नुकसान हो गया, इंश्योरेंस वाले ने कंपनसेट करना उसको भी। ये दोनों समझ आए? कहें तो फिर से हो जाए नहीं? अच्छा चले ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल इवेंट में कंटिंजेंट कर दिया कि जब तुम उड़ना सीख लोगे तब तुम्हें 10 लाख रुपए अदा करूंगा। किसी इंसान को कह रहे हैं, किसी इंसान को कह रहे हैं भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ही बड़ा इम्पॉसिबल है, तू भी उड़ेगा कुछ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये सुनिए, ये केस सुनो, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए पर्सन। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है किसी पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट पे, ये कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त वाइड हो जाएगा जब वो बंदा कोई ऐसा एक्ट करता है, कंडक्ट करता है जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हो जाए विद इन डेफिनेट टाइम। नहीं बात समझ आई ना? अब सुने वो एग्जाम्पल जिसको सामने रख के प्रोविजन बनाई गई है। सेठ साहब ने अपने बेटे से कहा कि तुम जो दूसरे सेठ साहब है उनकी बेटी से शादी कर लो, तुम्हें 50 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। 50 करोड़ ज्यादा हो गया भाई, सेठ है। अच्छा 50 मिलियन कर लें, चले 5 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। उस बंदे ने कहा नहीं। सेठ ए ने कहा सेठ बी की बेटी से शादी कर लो और 5 करोड़ रुपया ले लो। इस ए के बेटे ने मिस्टर सी की बेटी से शादी कर ली। अब बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? ये कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली कंटिंजेंट था अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ एज बेटा, ए सन, उसके फ्यूचर कंडक्ट पे कंटिंजेंट था, लेकिन उसने कोई ऐसा काम किया कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो क्या हो गया? इम्पॉसिबल। अच्छा बाद में अच्छा ये है इंडियन, ये मुस्लिम लॉज में तो, मुस्लिम सोसाइटी में तो लाउड है इसकी, मेरा ख्याल है शायद हिंदू में इजाजत नहीं है इसकी, शायद क्रिश्चियन में भी इजाजत नहीं। हाँ कुछ नहीं ऐसे होता भाई। आगे सुने, अब सुनिए, अब आगे कहानी में ट्विस्ट आने दे भैया, आगे चलें। अब कॉन्ट्रैक्ट, अब फर्ज कीजिए ए ने जिससे शादी की थी उसकी डेथ हो जाए और ए वापस फिर बी की बेटी से शादी कर ले, क्या इसे 5 करोड़ रुपया मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले जब उसने जिस वक्त उस ऑफ ऐसा कंडक्ट किया जिससे ये काम होना इम्पॉसिबल हो गया तो एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। अब सुनिए जरा, ये एग्जांपल समझ आई। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए पर्सन, जब उसको ऑफर की गई बी की बेटी से शादी कर लो और 5 करोड़ दे लो, लेकिन उसने क्या किया? ऐसा काम किया जिससे बी की बेटी से शादी होना इम्पॉसिबल हो गया। क्या काम किया? सी की बेटी से शादी कर ले, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब अगर वो वापस आके कर भी ले, पॉसिबल है, लेकिन वो कहता है, लॉ कहता है विद इन डेफिनेट टाइम पॉसिबल नहीं है। लॉ इस कॉन्ट्रैक्ट को उस वक्त वॉइड कर देगा अगर वो बंदा कोई ऐसा काम करता है जिससे इनिशियल जो ऑफर की गई थी उसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए।
लेकिन उस वक्त लॉ ने कह दिया ना कि हमने खत्म, क्योंकि विद इन डेफिनेट टाइम भी देखे ना, विद इन डेफिनेट है। अब ये पता नहीं वो जिससे शादी किया कब मरेगी। अब ये थोड़ी आप कह सकते हैं 2 साल बाद मर जाएगी, 2 साल तक वो इंतजार कर ले, चलो ठीक है, थोड़ी पता, थोड़ी पता। जी भाई, हाँ ये कर सकता है, ऐसी एग्जाम्पल लॉ ने एग्जाम्पल भी दी हुई है, लेकिन वो कहता है ये विद इन डेफिनेट टाइम आप नहीं कह सकते कि ये एक्ट होगा। अच्छा, इसके ऊपर इतना गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर गौर फिक्र करने की जरूरत है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है भाई, ये असल में कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा सा कंसेप्ट था, कंसेप्ट एग्जाम्पल आगे पीछे हो गया। अच्छा अभी आते हैं उसकी तरफ। कह रहे क्या वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? क्या फर्क है? क्या मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड था, कंटीजेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये कोई फर्क नहीं है। वेजरिंग एग्रीमेंट में फ्यूचर इवेंट सोल इवेंट था, एक इवेंट था, इसमें कोलैटरल इवेंट है, यानी वहां पे क्या था, रेस लगी हुई, पाकिस्तान जीतेगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, सोल इवेंट था जिसके बेस पे डिसाइड होना था। यहां पे इवेंट कोलैटरल होता है, कोलैटरल होता है। वेजरिंग में पार्टीज का डायरेक्ट इंटरेस्ट कोई नहीं था, पाकिस्तान जीते ऑस्ट्रेलिया जीते मेरे को क्या है, वो थोड़ी तो हाँ, नहीं वो तो जुआ था ना, डायरेक्ट रियल इंटरेस्ट कोई नहीं था। लेकिन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का रियल इंटरेस्ट होता है, जहाज अगर वापस आता है या नहीं आता, इससे उन पार्टीज को फायदा या नुकसान होगा। और ये सिर्फ असल मसला उनका ये नहीं इंश्योरेंस वालों से पैसे लेने हैं, असल उनका इंटरेस्ट ये होता है जहाज वापस आए भाई। तो ये थोड़ा सा फर्क है, वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। वेजरिंग एग्रीमेंट में रियल इंटरेस्ट कोई नहीं, कंटीजेंट में रियल इंटरेस्ट है। वेजरिंग एग्रीमेंट में सोल इवेंट के ऊपर सारी कहानी बेस कर रही होती है, जबकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो कोलैटरल होता है। जी भैया बताइए, कुछ कुछ समझ आया? एक दफा ये वाला कंसेप्ट फिर से डिस्कस हो जाए। हाँ डिस्कस कॉन्ट्रैक्ट्स कर भाई, मेरे ठहर जाए यार, हर 2 मिनट के बाद हाथ उठा लेता भाई। कंसेप्ट डिस्कस करने दे, क्वेश्चन डिस्कस हो, बताए मेरे भाई, बताए बता बताना था, पूछ ले। हाँ जिस वक्त तो इम्पॉसिबल हो गया, आगे चलो। कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंटिंजेंट है हैपनिंग ऑफ इवेंट पे। इसकी क्या मिसाल है? जब जहाज आएगा तो 10 लाख रुपया दूंगा, टाइम फिक्स नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल है? जब इवेंट हैपन हो जाएगा। और कब वाइड हो जाएगा? जब इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी जहाज डूब जाएगा। अगर टाइम फिक्स कर दिया 1 महीने में जहाज आया 10 लाख दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल है? जब 1 महीने में जहाज आ जाए। और कब वाइड है? जब 1 महीने में जहाज ना आए या 1 महीने के अंदर अंदर इम्पॉसिबल हो जाए जहाज आना, डूब गया कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जरा एहतियात से, कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। ये कोई इवेंट नहीं होगा, फिर इंश्योरेंस वाले ने कहा अगर आपका जहाज वापस नहीं आएगा फिर हम आपको पेमेंट करेंगे 50 लाख की। अब ये बार अगर टाइम फिक्स नहीं किया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा? जब जहाज का टाइम फिक्स नहीं किया, इसलिए जब जहाज का वापस आना इम्पॉसिबल। जब जहाज आ गया फिर ये इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, फिर पेमेंट नहीं उनसे मांगेंगे। जब उसका आना इम्पॉसिबल है, कब इम्पॉसिबल होगा? डूब गया। और अगर एग्रीमेंट ये हुआ, जरा सुनिएगा, 1 महीने के अंदर जहाज वापस नहीं आता तो फिर आपको पेमेंट की जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग पे, जब जहाज नहीं आया फिर पेमेंट की जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा? अगर 1 महीने में जहाज वापस ना आए या 1 महीने के अंदर डूब, वो हफ्ते बाद डूब गया, इसका मतलब कंफर्म हो गया, महीने बाद में नहीं आना। ये थोड़ी हफ्ते बाद डूब गया महीने बाद तैरता आ जाएगा, वो तो उसी वक्त पता चल गया अब नहीं आना इसने, उस वक्त इन्फोर्स करवाया जा सकता है। भाई ये कुछ समझ आया आपको? एक दफा फिर से ना नहीं, फिर आप ये तो नहीं कि सर ने 1 दिन में 2 चैप्टर खुलवा दिए थे, की बात है। अच्छा आगे कॉन्ट्रैक्ट्स सोल इवेंट का मतलब है कि इसी एक इवेंट के ऊपर सारा ट्रांजैक्शन बेस कर रही होती है। यहाँ पे 2 इवेंट होते हैं, बेसिकली 2 इवेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक जहाज का आना, उसके बाद जहाज आने के बाद क्या काम किया जाएगा। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट, कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, कसाई नहीं कोज़ाई, कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई। क्वांटम में रूट कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? याद है आपको फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड में पढ़ा था कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें ऑफर ऑफरी कोई नहीं होता, उन्होंने किसी एक दूसरे को देखा भी नहीं होता, या कोई ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं होती, इसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि इन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले इजी टू डिफिकल्ट चलते हैं। सबसे पहली एग्जांपल फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड,
जब हमें किसी की गुमशुदा चीज मिलेगी, हमारे और उसके दरमियान में एक एग्रीमेंट हो गया, क्या हमने ट्रू ओनर को ढूंढ के वो चीज उसके हवाले करनी है और उसने क्या करना है, इसके ऊपर जितने जरूरी खर्चे हुए हैं हमें वापस करेगा। याद है? इस पे हमारा राइट टू प्लेज था। अच्छा ठीक है, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड क्लियर हो गया। फिर इसके बाद नेसेसिटी सप्लाई। अगर ऐसा बंदा जो इनकम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन था? माइनर और अनसाउंड माइंड, इसको इसके इलाज पे खर्चा हुआ या इसके डिपेंडेंट्स पे खर्चा हुआ, अब वो बंदा तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। क्या जो खर्चा करने वाला है उसका राइट है कि वो पैसे रीक्लेम रीइंबर्स करवा सकता है? वो तो भाई नेकी कर रहा है, लेकिन माइनर कहेगा भैया मैंने तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं किया। वो जो अनसाउंड माइंड है जब ठीक हो जाएगा कहेगा मैंने थोड़ी तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो लॉ कहता है नहीं नहीं भैया उसने तो नेकी की नियत से किया, ये समझा जाएगा कुछ सही कॉन्ट्रैक्ट, चाहे आपका एक्चुअली आपस में ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं भी हुई, ये क्रिएटेड बाय लॉ है। उस बंदे का राइट है क्या कि उसने माइनर या लुनेटिक पर्सन पे जो खर्चा किया है, नेसेसिटीज ऑफ गुड, लग्जरीज नहीं, नेसेसिटीज पे जो खर्चा किया है वो उसे वापस मिलेगा। कौन सा? रीजनेबल प्राइस। ये ना हो पागल से कहे साइन करवा ले कि जी मैं तो आपसे 1 लाख खर्च हुआ 10 लाख रुपया लूंगा, ऐसे नहीं। आपको याद है लॉ कहता है रीजनेबल प्राइस पे की जाए। नेसेसिटी सप्लाई वाला कंसेप्ट समझ आ गया। इसमें भी मेन पार्टीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, चीजें तय, टर्म एंड कंडीशन तय नहीं भाई, लेकिन लॉ कह रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोरिशन। मैंने इसको कहा भैया, मिस्टर ए को कहा बी को जाके पैसे दे दो, ये मिस्टर सी को पैसे दे आया। क्या बताइए, अब मैं मिस्टर सी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्या मुझे चीजें वापस देने का पाबंद है? बिल्कुल। कहते हैं खुला ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गलती से जिसको चीजें चली जाएं वो चीजें वापस करे। अच्छा सी किसको चीजें वापस करेगा, मुझे के बी को? ए ने, मैंने इनको, मैं मिस्टर ए हूं, इनको सर्वेंट को भेजा, बी को पेमेंट कर रहा हूं, उसने सी को पेमेंट कर दी। अब सी पैसे वापस करेगा किसको? ए को। बी डायरेक्ट नहीं ले सकता, मुझे वापस करेगा। एग्जांपल, हालांकि ए और सी का आपस में कोई लिंक नहीं है, पता नहीं किसको जाके दिया है, लेकिन जिसको भी पैसे दिए उसकी जिम्मेदारी लॉ कहता है कि वो ट्रू ओनर को वापस करे। ये है मनी पेड बाय मिस्टेक, यही रूल है कोर्शन। अगर आप जोर जबरदस्ती गन पॉइंट पे कोई चीज वापस ले लें, तो किसी से चीज ले लें, वापस ले ले चीज, तो फिर जिम्मेदारी है कि वो हम वापस करेंगे। इसमें एग्जाम्पल मनी पेड बाय मिस्टेक में एग्जाम्पल मिस्टेक वाली के ऊपर फोकस करना है, लिखना पूरा क्वेश्चन। क्लियर होगी एग्जाम्पल? खुसाई कॉन्ट्रैक्ट में पहली एग्जांपल फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, दूसरी नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर और अनसाउंड माइंड, तीसरा मनी पेड बाय मिस्टेक, फोर्थ मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पार्टी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक बंदा मकान का मालिक था, उसने मकान किराए पे दिया, किराएदार को प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। प्रॉपर्टी टैक्स किसने पे करना है? मालिक मकान ने पे ही नहीं किया, एलडीए वाले सील करने आ गए। वो किराएदार कहेगा भाई ठहर जाओ, मेरे घर वाले अंदर है। तो सील क्या करे, वो खाने पीना क्या उनके इंतजाम है? वो कहते नहीं भैया हमने प्रॉपर्टी टैक्स जो था भेजा था, टैक्स पे नहीं हुआ, हम तो सील कर देंगे बिल्डिंग को। कह लगा भाई वो उसके मालिक की घर को जाके सील करो ना। कह लगा नहीं नहीं प्रॉपर्टी टैक्स इसका नहीं पे हुआ, इस घर को सील करेंगे। अब अगर किरायादार ये कहता है अच्छा ठीक है प्रॉपर्टी टैक्स मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं अदा कर देता हूं, क्या किरायादार जो ट्रू ओनर है उससे ये रिकवर करवा सकता है? ला कहता है बिल्कुल करवा सकता है, लेकिन शर्त यह है वो इंटरेस्टेड पार्टी हो। यानी ये नहीं कि चलते फिरते कोई बंदा कह दे कि अच्छा चले ये प्रॉपर्टी टैक्स है मैं पे कर देता हूँ। ये किरायादार इंटरेस्टेड पर्सन है, अगर ये पेमेंट नहीं होती तो उसको नुकसान होगा। फिर प्राइस फॉर नॉन ग्रेजुएट एक्ट, गाड़ी में या इशारे पे रुका, बंदे ने आके एक शीशा साफ किया, बाद में कहने लगा पैसे। मैंने कहा पैसे कैसे? मैंने थोड़ी कहा था तेरे को, मैंने थोड़ी कहा था कि साफ कर शीशा। बताइए लॉ क्या कहता है यहाँ पे, क्या मैं पाबंद हूं कि नहीं? लॉ कहता है मैं पाबंद हूं पैसे अदा करने का अगर 3 कंडीशन पूरी हो जाए। पहली कंडीशन, इंटेंशन ये थी उस बंदे की कि वो नॉन ग्रेजुएट एक्ट कर रहा है, फ्री खाते में नहीं कर रहा। नॉन ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है कि पैसों के बदले में, पैसे, उसका इरादा क्या था? अल्लाह वास्ते नहीं साफ कर रहा था, स्वाब की नियत से नहीं, पैसों की नियत से कर रहा था। इंटेंशन क्या थी? नॉन ग्रेजुएट। दूसरा, डिलीवर्ड लॉफुली, उसने लॉफुली यानी कोई लीगल काम किया, इलीगल नहीं किया। और तीसरा, पर्सन एंजॉयड बेनिफिट, मैंने पूरा उस गुड सर्विस का बेनिफिट एंजॉय किया। शीशा तसल्ली से साफ होने दिया, पहले नहीं रोक दिया, सिर्फ तसल्ली शीशा साफ। फिर मैंने कहा नहीं भैया मैंने तो नहीं कहा था। वो कहता ऐसे थोड़ी होता है, पैसे अदा करो। ठीक है, तो ये हमारे 3 कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर नॉन ग्रेजुएट एक्ट के पैसे देने हैं। कौन सी 3 कंडीशन? इंटेंडेड हो गई नॉन ग्रेजुएट एक्ट, लॉफुली, पर्सन एंजॉयड
बेनिफिट। भाई एक बार फिर से हो जाए, नहीं फिर आप ये तो नहीं कि सर ने एक दिन में 2 लेक्चर 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, फुड़का दिया, कहेंगे ना एक बार फिर से हो जाए। अच्छा चले फिर खुद से बता दे इन सब में से कौन सी एग्जांपल सबसे मुश्किल थी, वो पढ़ा दूं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, चले अच्छा ये भी पढ़ा दूं, फिर बताएंगे कौन सी। चले क्वांटम में रूट का मतलब क्या है। देखें मैं इन्हें कहता हूं कि भैया मेरी असाइनमेंट कर दो, सर ने असाइनमेंट दी है तो मैं 100 रुपया दूंगा। इन्होंने असाइनमेंट शुरू की, 10 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन के बाद उन्होंने कहा बस, क्या मैं इन्हें 40 रुपए दूंगा कि नहीं। देखिए अगर तो एक पार्टी अपना काम जिम्मेदारी कंप्लीट कर ले तो उसे पूरे पैसे देने पड़ते हैं, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि अगर कोई पार्टी इनकम्प्लीट काम करे, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म करे, क्या हमें उसे पैसे देने चाहिए कि नहीं चाहिए। ये डिपेंड करता है बिल्कुल वो कौन सा। कहता है नॉर्मल रूल ये है, नॉर्मल के कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीटली परफॉर्म ना हो। देखिए मेन कंसेप्ट क्या है क्वांटम रूल का मतलब होता है एज मच एज इज अर्न, उतनी की क्वांटिटी रिसीव करो, उतना क्वांटिटी जितना कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने एग्जांपल क्या ध्यान में रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट परफॉर्म नहीं हो सका, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट परफॉर्म नहीं हो सका। ए ने बी से कहा कि भैया मुझे राइस सप्लाई करना सिंध से पंजाब, गवर्नमेंट ने उसके बाद बैन लगा दिया, सिंध से पंजाब में कोई चीज नहीं आ सकती, राइस नहीं आ सकते। कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, कंप्लीट तो नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। क्या होगा अब इसका, क्या हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कहेंगे नहीं भाई तूने एग्रीमेंट किया भेज आओ, तो फिर क्या होगा, बेनिफिट्स रिस्टोर होंगे। ये भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं ना हुआ, क्वांटम में रूट की एग्जांपल बनी कि एग्रीमेंट हो गया, डिलीवरी होने से पहले वाइड हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, क्वांटम में रूट की एग्जांपल बन गई। इसका रूल क्या होगा, बेनिफिट्स भाई जो एडवांस लिया हुआ है अगर वो वापस करना पड़ेगा। मैं कहूंगा अच्छा चीजें नहीं भेजनी, ना भेज पैसे तो वापस भेज मुझे, एग्रीमेंट भी कम। ये एग्जांपल समझ आ गए। फिर दूसरा, इफ ए पार्टी प्रिवेंट्स कंप्लीशन, अगर पार्टी रोक दे काम कंप्लीट ना करने दे। ठीक है, एक बंदे ने दूसरे का भाई ये घर है इस पे जरा ये सेकंड फ्लोर तामीर कर दो, 3 महीनों का काम था, 2 महीने कंप्लीट किया, तीसरे महीने पहले दिन जब वो आने लगा ठेकेदार तो मालिक मकान ने कहा खबरदार अंदर आए तो भाग जाओ। अब बताइए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, ये उस मालिक मकान ने प्रिवेंट किया कि वो कंप्लीट ना कर सके। ठेकेदार का कोई हक है क्या, 2 महीने के पैसे इससे मिलेंगे अगर एक पार्टी प्रिवेंट करे। एक दूसरे एग्जांपल सुने, उसने कहा सिंगर को एंगेज किया होटल में कि आपने 3 महीने 12 हफ्ते 13 हफ्ते तक आना है और हर वीकेंड पे सिंगिंग वगैरह करेंगे आप। वो सिंगर 7 दिन आया, सॉरी 7 हफ्ते आया, 8वें हफ्ते होटल के मालिक ने उसे कहा खबरदार आए तो प्रिवेंट किया उसे कंप्लीशन के लिए। क्या उस सिंगर का कोई राइट है क्या, 7 महीनों के पैसे वसूल करो। हाँ अगर वो खुद ही छोड़ के चला जाए, ये आगे आ जाए एग्जांपल। फिर देखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है कि इनडिविजिबल है। हाँ डिविजिबल क्या होता है, डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसकी परफॉर्मेंस हिस्सों में हो और आप हर हिस्से से फायदा उठा सकते हो। छोटी सी एग्जांपल सुनिए, घर से आप निकले, रिक्शे वाले से कहा, रिक्शे वाले भैया ऐसा करो पहले राइस चलो गार्डन टाउन कैंपस, फिर चलो गुलबर्ग कैंपस, फिर वापस आना हमारे घर, फिर आना हमारे घर। उसने कहा ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब इसमें आप चाहते हैं पहले गार्डन टाउन कैंपस, वहां जो भी काम था किया, फिर गए गुलबर्ग कैंपस, वहां जो भी काम था किया, फिर रिक्शे वाले ने कहा नहीं सर यहां से मैं सीधा घर जाऊंगा, देर बहुत हो गई है। क्या जो टोटल रिम्यूनरेशन उसे मिलेगी, क्या टोटल रिम्यूनरेशन मिलेगी? क्या ये बताइए कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है कि इनडिविजिबल है? डिविजिबल है। आपने उसके 3 हिस्से कर दिए, पहला घर से गार्डन टाउन, दूसरा गार्डन टाउन से गुलबर्ग, तीसरा गुलबर्ग से अब आपने हर हिस्से का बेनिफिट उठाया। यह है डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। ला कहते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो जितना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका उतने पैसे अदा करने हैं, बाकी क्या नहीं करने। आप ये नहीं कह सकते कि भैया पूरा तय हुए थे पैसे तो अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना, ये नहीं कह सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, आपने तय किया कि यहां से गार्डन टाउन तक, घर से गार्डन टाउन तक, रास्ते में कलमा चौक के करीब उसका रिक्शा खराब हो गया, उसने कहा मैं आगे नहीं जा रहा, या किसी वजह से उसने कहा मैं आगे नहीं जा रहा। डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है इनडिविजिबल। आप तो क्लास के लिए लेट हो गए, आपकी तो क्लास मिस हो गई। अब क्या वो आपसे पैसे रिकवर करवा सकता है? पैसे रिकवर नहीं करवा सकता, वो आपसे पैसे रिकवर नहीं करवा सकता। ये है इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, पार्टली इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो पार्टली परफॉर्म भी होगा, पैसे रिकवर नहीं होंगे। क्लियर हुई है बात? लॉजिकल है ना।
आगे चल के इस एग्जाम्पल को एक्सटेंड करूंगा मैं कि अगर आप वहीं से ऊबर करा के बैठ के कॉलेज पहुंचते हैं तो क्या होगा। अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी हाँ डैमेजेस वाले में शाबाश। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, आगे चलते हैं। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट बैडली परफॉर्म। आपने उस बंदे से कहा था ये कमरा तामीर करो, घर सेकंड फ्लोर, उसमें तामीर किया, उसने आधा तामीर किया, कमरा था फॉर एग्जाम्पल, छोटी रूम था, 2 दीवारें दाएं बाएं उसने बना दी, फिर कहने लगा और बाकी काम मैं नहीं कर सकता, मुझे 2 दीवारों के पैसे दो। भाई ये डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था, इंडिविजिबल था, उसे 2 दीवारों के पैसे देंगे तो भाई इसमें थोड़ी रह सकते हैं, हमारा मकसद थोड़ी पूरा भाग जाओ, कोई पैसे नहीं। लेकिन उसको भी पता है कि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, कंप्लीट नहीं करूंगा ना तो पैसा कोई नहीं मिलेगा। उसने तीसरी चौथी दीवार और छत धड़ाधड़ जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ली, बड़े बुरे तरीके से, सही पेंट भी नहीं किया उसने। अब क्या उसे पूरे पैसे देंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है नहीं, ओनर उसको बैडली परफॉर्म्ड वर्क को ठीक करेगा, ठीक करने के जितने पैसे आए वो काटेगा, फिर बाकी पैसे देगा। तो सोचे होना भी यही चाहिए। ये है इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट बैडली परफॉर्म। नॉन ग्रेजुएट एक्ट, ये पता नहीं क्यों उसने इधर फिट कर दिया, हालांकि इधर फिट किया हुआ था उसने, ठीक है। नॉन ग्रेजुएट एक्ट बिल्कुल यही रिपीट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद आई कैप ने गलती से इधर लिख दिया, लेकिन आपको पता है हम आई कैप का जब सिलेबस कवर कर रहे होते हैं तो मक्खी पे मक्खी मारते हैं, यानी जो काम आई कैप ने जैसे कहा है हमने उसको वैसे। तो ये प्रवीण वही है नॉन ग्रेजुएट एक्ट वाली, भी समझ आई आपको? नहीं आई, ये दोबारा से हो जाएगा। क्वांटम में रूट का मतलब, फिर आप कहेंगे सर ने एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ा दिया। क्वांटम में रूट का मतलब क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो सका तो फिर उसका अदायगी का तरीकाकार क्या है। पहली एग्जांपल क्या है, एग्रीमेंट जैसे ही एडवांस दिया, एग्रीमेंट किया, सप्लाई आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वाइड हो गया, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइड, परफॉर्म किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, बेनिफिट्स एडवांस हो दिया वापस आ गया। इफ ए पार्टी प्रिवेंट कंप्लीशन, अगर 2 पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, उसने कहा कि जी आपने 7 जो है 13 हफ्तों तक आना है, 7वें हफ्ते में उसने उसको अंदर आने से मना कर दिया, क्या सिंगर का राइट बनता है कोई? 6 सारा नहीं, 13 हफ्तों की नहीं, 6 हफ्तों जितना उसने परफॉर्म किया है कॉन्ट्रैक्ट उतनी पेमेंट ले सकता है। डिविजिबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, कुछ हिस्सा परफॉर्म कर दिया है, कुछ नहीं किया और छोड़ के चला गया, अब क्या रूल है, जितना परफॉर्म किया है उसके पैसे मिलेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं इंडिविजिबल था, अब छोड़ के चला गया, अब कुछ भी नहीं मिलना। डिविजिबल और इंडिविजिबल में फर्क है, डिविजिबल में जितना काम हुआ हो उतना बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं। इंडिविजिबल में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब तक पूरा ना हो आप फायदा ले नहीं सकते, जब तक कमरा चारों दीवारें छत नहीं बनेगी आप उसमें सो नहीं सकते, 4 दीवारें बना दी छत बनाई दी, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पैसा नहीं मिलेगा। और इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट बैडली परफॉर्म का मतलब क्या है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया लेकिन उसने कहा, तुमने पता था छत नहीं बनेगी ना तो मुझे 1 रुपया नहीं मिलना, उसने छत जल्दी जल्दी बना दी। अब क्या करें, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट बैडली परफॉर्म, क्या रूल है, ठीक करेंगे, जितने पैसे लगे उसकी टोटल इमिग्रेशन में से काटेंगे, बाकी पेमेंट। और नॉन ग्रेजुएट एक्ट, मक्खी पे मक्खी। भाई कुछ समझ आया? और कैसे पता चला आपको समझ आया? नहीं समझ आया, और जब तक केस स्टडी नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं आया। लेकिन आज थोड़ा सा हम तरतीब चेंज करते हैं, आज पहले आप घर से पढ़ के आएंगे, फिर हम बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे। तो घर से आपने क्या पढ़ के आना वाला, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 की केस स्टडीज। घर जाके कोई शुभ मुहूर्त देख के बैठ जाइएगा आलती पालती मार के, और फिर चैप्टर 9 और चैप्टर 10, पहले चैप्टर 9 फिर चैप्टर 10। क्लियर हो गई जी बात? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता